तो इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाता है हाँ। और उसकी नजर ना एकदम नए और चमचमाते हुए फोन पर पड़ती है और कीमत है पूरे 1,20,000 रुपए। अरे बाप रे, 1,20,000। हाँ, एग्जैक्टली। तो इतनी बड़ी कीमत देखते ही ना मानव मस्तिष्क का जो सुरक्षा तंत्र है वो तुरंत एक रेड फ्लैग उठा देता है। बिल्कुल, एक खतरे का सायरन बजने लगता है। सही कहा। वो सायरन कहता है कि भाई ये तो बजट से एकदम बाहर है, ये फाइनेंशियली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन तभी क्या होता है कि शोरूम का एक सेल्समैन पास आता है। अच्छा, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि सर, पूरा पेमेंट अभी थोड़ी ना करना है, बस 2,999 रुपए प्रति माह। और चमत्कार देखिए, वो खतरे का सायरन एकदम बंद हो जाता है ना? बिल्कुल। जो चीज 1 मिनट पहले तक एकदम इम्पॉसिबल लग रही थी, वो अचानक से पहुंच के अंदर लगने लगती है। जबकि अगर हम देखें तो गणित तो बिल्कुल नहीं बदला है। वही तो, पैसा तो अभी भी बैंक से ही जाएगा। तो फिर एक इतना साधारण सा वाक्य इंसान के मनोविज्ञान को कैसे हैक कर लेता है? आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास आज कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च नोट्स और दस्तावेज हैं। बिल्कुल सही। आज हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को डिकोड करें और समझें कि ये हमारा दिमाग के साथ कैसे खेलती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। और इसे समझने के लिए ना हमें सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि न्यूरोबायोलॉजी की तरफ भी देखना होगा। न्यूरोबायोलॉजी मतलब फाइनेंस में बायोलॉजी का क्या काम? है ना दिलचस्प? हमारे रिसर्च दस्तावेजों में एक कॉन्सेप्ट है जिसे पेन ऑफ पेइंग यानी भुगतान की पीड़ा कहा गया है। और ये कोई मुहावरा नहीं है। अच्छा, तो ये असल में होता है? हाँ, मैं बताती हूँ। जब कोई व्यक्ति अपनी जेब से या बैंक अकाउंट से 1,00,000 रुपए की बड़ी रकम एक साथ निकालता है ना, तो एमआरआई स्कैन में मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसे इंसुला कहते हैं वो एक्टिव हो जाता है। इंसुला, ये वही हिस्सा है ना जो तब चमकता है जब किसी इंसान को कोई शारीरिक चोट लगती है या फिर जब कोई सड़ा हुआ खाना छक लेता है। अरे बाप रे, मतलब सड़ा हुआ खाना खाने और 1,00,000 रुपए खर्च करने में दिमाग को एक जैसा फील होता है। एग्जैक्टली। दिमाग के लिए एक बड़ी रकम खर्च करना सचमुच एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब हमारा दिमाग बड़े खर्च को एक तरह के हमले के रूप में देखता है। अगर मैं इसे एक एनोलॉजी के जरिए समझने की कोशिश करूं तो हमारा जो ये दिमागी सुरक्षा तंत्र है ना, वो तुरंत होने वाले बड़े खतरों को पहचानने के लिए बना है। हाँ, जैसे कि जंगल में कोई खतरा हो। बिल्कुल। 1,20,000 रुपए एक साथ देना ना जंगल में एक बाघ का सामना करने जैसा है। बाघ को देखते दिमाग के अलार्म बजते हैं और इंसान तुरंत पीछे हट जाता है। और ईएमआई के मामले में क्या होता है? ये जो 2,999 रुपए प्रति माह की ईएमआई है ना, ये एक मच्छर के काटने जैसी है। बहुत ही सटीक तुलना है ये, मच्छर और बाघ, है ना? क्योंकि दिमाग एक अकेले मच्छर को जानलेवा खतरे के रूप में रजिस्टर ही नहीं करता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर अगले 36 महीनों तक रोज मच्छरों का एक झुंड खून चूसता रहे तो अंत में वो उस बाघ से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका होगा। वही तो। और ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसे विकल्प ना इंसान के दिमाग की इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग लंबे समय तक चलने वाले उन छोटे छोटे कंपाउंडिंग खतरों को कैलकुलेट करने में बहुत कमजोर है। और कंपनियां इस दिमागी कमजोरी को संख्याओं के खेल में बहुत अच्छी तरह से बदल देती हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत में ना एक केस स्टडी दी रही है 80,000 रुपए के एक टीवी की। हाँ, मैंने पढ़ा वो बहुत ही चौंकाने वाला डेटा था। देखिए, जब इस 80,000 के टीवी को 36 महीनों के लिए 3,499 रुपए की ईएमआई पर बेचा जाता है तो होता क्या है? हर विज्ञापन, हर होर्डिंग और वेबसाइट के बैनर पर केवल वो छोटा सा मच्छर दिखाया जाता है। मतलब सिर्फ वो 3,499 रुपए ही हाईलाइट किए जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई इस गणित को ध्यान से देखे और उसे 36 से गुणा करे तो कुल रकम 1,25,964 रुपए हो जाती है। रुकिए, सच में 80,000 का टीवी 1,25,00,000 के पार चला गया? हाँ, और इसमें प्रोसेसिंग फीस और दूसरे छुपे हुए चार्ज भी जुड़ते हैं। और कंज्यूमर को इसका अंदाजा तक नहीं होता क्योंकि उसका पूरा जो कॉग्निटिव लोड है या कह लीजिए संज्ञानात्मक ध्यान है वो बस उस छोटी सी मंथली किश्त को चुकाने की व्यवस्था करने में लगा होता है। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अब कंज्यूमर भी धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं। उन्हें अब ब्याज दरों का गणित समझ आने लगा है। हाँ, अगर ईएमआई दर्द को कम करती है तो ब्याज दर उस दर्द को वापस ले आती है। एग्जैक्टली। तो जब कंज्यूमर्स ने ब्याज से डरना शुरू किया तो इस पूरे फाइनेंशियल जाल को जिंदा रखने के लिए कंपनियों ने एक नया हथियार निकाला, जीरो कॉस्ट ईएमआई।
रिटेल बैंकिंग का सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछने दीजिए, क्योंकि कागज पर तो ये जीरो कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत सीधा लगता है। पूछिए। मान लीजिए किसी को 50,000 रुपए का एक लैपटॉप खरीदना है। कंपनी कहती है कि इसे 6 महीने की ईएमआई पर ले जाइए और कोई ब्याज नहीं लगेगा। हाँ, ऐसा ही विज्ञापन होता है। तो अगर सच में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो गणित के हिसाब से ये तो कंज्यूमर का फायदा ही हुआ ना। फिर हमारे दस्तावेज इस पूरी जीरो कॉस्ट व्यवस्था को एक ट्रैप या छलावा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सच नहीं है। मतलब क्या ये कानूनी रूप से धोखा है? नहीं, ये कानूनी रूप से धोखा नहीं है, क्योंकि इसे बहुत ही चालाकी से एक सबवेंशन मॉडल के तहत ढाला गया है। सबवेंशन मॉडल वो क्या होता है? देखिए, फाइनेंस की दुनिया का एक अटल नियम है। पैसे की हमेशा एक लागत होती है जिसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। बैंक कभी भी मुफ्त में पैसा नहीं बांटते। तो फिर ये जीरो कॉस्ट कैसे मुमकिन है? जब जीरो कॉस्ट का बोर्ड लगाया जाता है ना, तो ब्याज असल में गायब नहीं होता, उसे बस कंज्यूमर की नज़र से छिपा दिया जाता है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, कैसे? अगर कोई व्यक्ति वही 50,000 रुपए का लैपटॉप एक मुश्त नकद देकर खरीदे, तो उसे अक्सर 4 या 5,000 रुपए का अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ, कैश डिस्काउंट तो मिलता ही है अक्सर। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जीरो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प चुनता है, वो जो कैश डिस्काउंट था वो तुरंत गायब हो जाता है। ओह, तो मतलब जो पैसा कंज्यूमर को छूट के रूप में मिल सकता था, कंपनी उसी पैसे को घुमाकर बैंक को ब्याज के रूप में दे देती है। बिल्कुल सही पकड़े आप। और कंज्यूमर बस ये सोचकर खुश होता रहता है कि उसने बिना ब्याज के सामान खरीद लिया है। यार, ये तो एक तरह का बहुत ही शातिर मैथमेटिकल इल्यूजन है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसके और भी कई स्तर हैं। और भी स्तर हैं? और क्या छिपा है इसमें? जब इस ब्याज का पेमेंट बैंक को किया जाता है ना, तो उस ब्याज वाली रकम पर 18% जीएसटी भी लगता है, जो सीधा कंज्यूमर के क्रेडिट कार्ड या ईएमआई खाते से कटता है। अरे बाप रे, मतलब टैक्स भी कंज्यूमर ही भर रहा है। हाँ, और इसके अलावा शुरुआत में एक भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस भी जोड़ दी जाती है। कई बार तो प्रोडक्ट की एमआरपी को पहले से ही इतना बढ़ा दिया जाता है कि उसमें ब्याज की लागत समाहित हो सके। मतलब घुमा फिरा कर ब्याज कहीं ना कहीं से वसूला ही जा रहा है। ये भ्रम तो इंसान की सही फैसला लेने की क्षमता को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल। और जब हम फैसला लेने या डिसीजन मेकिंग की बात करें ना, तो मुझे हमारे नोट्स के उस हिस्से पर आना है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। बाय नाउ पे लेटर, या जिसे बीएनपीएल कहते हैं, उसका उदय। ओ, वो तो पूरी तरह से एक अलग ही गेम है ना? क्योंकि जो हमारी पुरानी पारंपरिक ईएमआई थी, उसमें फिर भी एक प्रोसेस होता था। बैंक जाना, फॉर्म भरना, सिबिल स्कोर चेक होना और अप्रूवल का इंतजार करना। हाँ, अर्थशास्त्र इंतजार को शॉपिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। शॉपिंग फ्रिक्शन मतलब ये वो समय होता था जब इंसान के पास रुक कर सोचने का मौका होता था कि क्या उसे सच में इस चीज की जरूरत है भी या नहीं। एग्जैक्टली। और ये जो डिजिटल फाइनेंस कंपनियां है ना, इन्होंने इसी फ्रिक्शन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। हाँ, क्योंकि सोचने का टाइम मिलेगा तो शायद लोग सामान ना खरीदें। बिल्कुल। पारंपरिक क्रेडिट कार्ड या लोन के प्रोसेस में जो टाइम लगता था, वो कंपनियों के लिए एक बैरियर था। लेकिन बीएनपीएल ने इस बैरियर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हाँ, मैंने देखा है। अब चेकआउट पेज पर बस एक हरा बटन होता है जिसपे लिखा होता है इंस्टेंट अप्रूवल। कोई फॉर्म नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं, और बस एक क्लिक में आपका लोन पास। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के महज 3-4 सेकंड में कोई कंपनी किसी अजनबी को हजारों रुपए का लोन कैसे दे सकती है? ये तो बहुत रिस्की होना चाहिए उनके लिए। यहीं पर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का सबसे मॉडर्न और डरावना रूप सामने आता है। मैं बताती हूँ। बीएनपीएल कंपनियां ना, वो पुराने सिबिल स्कोर पर निर्भर ही नहीं रहती। तो फिर वो रिस्क कैसे कैलकुलेट करती हैं? वो ऑल्टरनेटिव डेटा का यूज करती हैं। जब कोई कंज्यूमर चेकआउट पेज पर होता है, तो उनके एल्गोरिदम महज कुछ सेकंड्स में सैकड़ों डेटा पॉइंट्स स्कैन कर लेते हैं। किस तरह के डेटा पॉइंट्स? जैसे कि वो व्यक्ति किस मॉडल का फोन इस्तेमाल कर रहा है, वो उस ई-कॉमर्स वेबसाइट पे कितनी बार आता है, उसका ब्राउजिंग इतिहास क्या है। अच्छा, मतलब वो सब ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो टाइप कितनी तेजी से करता है, ये भी देखा जाता है। रुकिए, सच में टाइपिंग स्पीड से लोन मिलता है? हाँ, बिल्कुल। इस डेटा के बेस पर मशीन लर्निंग मॉडल तुरंत एक रिस्क प्रोफाइल तैयार कर लेता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि कंज्यूमर को लगता है कि उसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि असल में उसका पूरा आर्थिक प्रोफाइल स्कैन हो चुका होता है। रुकावट हटा दी जाती है तो दिमाग का वो हिस्सा हावी हो जाता है
जो तुरंत खुशी या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। हाँ, और लोग बिना सोचे समझे खरीदारी करने लगते हैं। वही तो, रात के 2 बजे अगर कोई वेबसाइट पर महंगे जूते देखता है और उसे बस एक क्लिक से वो जूते मिल सकते हैं, तो वो इंसान इम्पल्स बाइंग का शिकार हो जाता है। बैंक खाते में पैसे ना होना अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। और यहीं से वो खतरनाक चक्र शुरू होता है जिसका जिक्र हमारे दस्तावेज में बहुत गहराई से किया गया है। वो मल्टीपल ईएमआई वाला ट्रैप है ना। हाँ, जब खरीदारी इतनी आसान हो जाती तो ये सिलसिला सिर्फ एक प्रोडक्ट तक नहीं रुकता। ये छोटे छोटे कर्जों का या माइक्रो डेट्स का एक जाल बन जाता है। मुझे ना स्रोत में दिया गया वो रियल लाइफ वाला सिनेरियो याद आ रहा है। ये किसी भी आम नौकरी पेशा इंसान की कहानी हो सकती है। हाँ, वो 70,000 सैलरी वाला उदाहरण। बड़ा खर्च उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आसान लग रहा है। और फिर वो एक के बाद एक चीजें फाइनेंस कराता है। हाँ, उसने सबसे पहले एक प्रीमियम फोन लिया जिसकी ईएमआई बनी 4,000 रुपए। फिर उसे लगा कि ऑफिस जाने के लिए एक अच्छी कार होनी चाहिए, तो कार की 16,000 की ईएमआई शुरू हो गई। फिर घर के लिए फर्नीचर आ गया। बिल्कुल, घर का इंटीरियर अपग्रेड करने के लिए फर्नीचर लिया जिसकी 5,000 की ईएमआई बन गई। और अंत में जब क्रेडिट कार्ड के बिलों को चुकाने में दिक्कत आई तो उसने उसे भी किश्तों में बदल दिया, जिससे 7,000 की एक और ईएमआई जुड़ गई। तो अगर हम इस पूरे गणित का एनालिसिस करें ना, तो यहाँ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बैंक अकाउंट में आने से पहले ही खत्म हो चुका है। सही कहा, 32,000 रुपए हर महीने का एक फिक्स्ड आउटफ्लो बन चुका है। 70,000 की सैलरी में से 32,000 तो सिर्फ किश्तों में जा रहे हैं। महीने की पहली तारीख को सैलरी बैंक में आती है और दूसरी तारीख को आधी से ज्यादा रकम अपने आप कट जाती है। और जो पैसा बचता है उसी में घर का किराया, राशन, बिजली का बिल और बच्चों की फीस भरनी होती है। इस स्थिति में सबसे डरावना सवाल यह है कि अगर महीने के बीच में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? उस इंसान के पास क्या बचता है? अर्थशास्त्र की भाषा में ना इसे तरलता का संकट कहते हैं। मतलब हाथ में कैश नहीं होना? हाँ, लिक्विडिटी क्राइसिस। वो इंसान कागज पर तो अच्छा कमा रहा है, लेकिन रियलिटी में उसके पास नकद या कैश कुशन बिल्कुल नहीं है। उसकी भविष्य की कमाई पहले ही वर्तमान के खर्चों के लिए गिरवी रखी जा चुकी है। और जब कोई इमरजेंसी आती है तो ऐसे व्यक्ति के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, नया कर्ज लेना। मतलब पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज। बिल्कुल, पुराने कर्जों की किश्तें चुकाने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। ये एक डेथ स्पाइरल की शुरुआत है। डेथ स्पाइरल, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। और मुझे लगता है कि इस स्पाइरल को सबसे ज्यादा स्पीड तब मिलती है जब इंसान क्रेडिट कार्ड के उस सबसे बड़े भ्रम का शिकार होता है जिसे मिनिमम पेमेंट कहा जाता है। ओह, मिनिमम पेमेंट, ये तो क्लासिक साइकोलॉजी है ना? ये एक ऐसा जाल है जिसे जानबूझकर बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से डिजाइन किया गया है। जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है तो उसमें कुल बकाया राशि लिखी होती है, मान लीजिए 40,000 रुपए। लेकिन ठीक उसके नीचे बहुत ही साफ अक्षरों में लिखा होता है, न्यूनतम भुगतान सिर्फ 2,000 रुपए। इसे तो मैं कहूंगी कि ये कंज्यूमर साइकोलॉजी के साथ खेला गया सबसे बड़ा खेल है। इंसान का दिमाग ये देखते ही तुरंत राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि चलो 40,000 का पहाड़ आज नहीं चढ़ना है, केवल 2,000 देकर काम चल जाएगा, ये तो आराम से मैनेज हो सकता है। लेकिन क्या लोगों को पता है कि इस मैनेज करने की मानसिकता के पीछे का असली गणित क्या है? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। जब कोई सिर्फ 2,000 चुकाता है तो बाकी के 38,000 के साथ आखिर होता क्या है? यहाँ से जो तबाही शुरू होती है ना, वो ज्यादातर लोगों की समझ से एकदम परे है। मैं समझाती हूँ। ये जो न्यूनतम भुगतान की रकम होती है ना, ये आमतौर पर कुल बिल का सिर्फ 5% होती है। अच्छा, सिर्फ 5%? हाँ, और इसे इस तरह तय किया जाता है कि ये केवल उस खाते को डिफॉल्टर होने से बचाती है। जो 2,000 रुपए दिए गए उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो पिछले महीने के ब्याज और लेट फीस में ही कट जाता है। मतलब जो मूलधन है या प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम ही नहीं होता। वो मुश्किल से 100 या 200 रुपए कम होता है। और जो 38,000 रुपए बच गए हैं ना, उन पर सालाना 36 से 40% की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। 40% सालाना? अरे बाप रे, ये तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न से कहीं ज्यादा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसका सबसे खतरनाक नियम तो अब आता है। और भी कुछ है इसमें? हाँ, जैसे ही कोई व्यक्ति अपने पूरे बिल के बजाय सिर्फ मिनिमम पेमेंट करता है ना, उसके क्रेडिट कार्ड का ग्रेस पीरियड या जिसे ब्याज मुक्त अवधि कहते हैं, वो तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाती है। ओहो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसके बाद वो व्यक्ति जो भी नई खरीदारी करेगा ना, चाहे वो 100 रुपए की कॉफी हो या 500 रुपए का पेट्रोल,
उस पर पहले ही दिन से वो 40% वाला भारी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। मतलब ग्रेस पीरियड 0 हो गया। एग्जैक्टली इसे एवरेज डेली बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये एकदम एक स्नोबॉल प्रभाव है। हाँ, स्नोबॉल की तरह कैसे? जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए एक विशाल एवलांच बन जाता है ना, वैसे ही ये कर्ज इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान बरसों तक सिर्फ ब्याज ही चुकाता रह जाता है और मूलधन वही का वहीं खड़ा रहता है। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक कदम पीछे हटकर देखें तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर ये सिस्टम कंज्यूमर्स को इस कदर फंसा रहा है, उनका स्ट्रेस बढ़ा रहा है, तो ये इतनी तेजी से क्यों फल फूल रहा है? हर दुकानदार कंपनियां इस ईएमआई और पे लेटर को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों दे रही हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें और कॉर्पोरेट रणनीति के नजरिए से डिकोड करें तो इसका सीधा सा जवाब है एवरेज ऑर्डर वैल्यू या एओवी में होने वाली बेतहाशा वृद्धि। मतलब लोग ज्यादा टके का सामान खरीदते हैं। बिल्कुल। जब कंपनियों ने इस बात की स्टडी की कि कंज्यूमर कैसे खरीदारी करते हैं तो उन्होंने पाया कि अगर कोई नकद पेमेंट करता है तो वो बहुत सोच समझकर और बजट के अंदर रहकर सामान खरीदता है। हाँ, दर्द महसूस होता है ना नकद देते हुए। एग्जैक्टली लेकिन जैसे ही उसे ईएमआई या बीएनपीएल का ऑप्शन मिलता है उसके कार्ट का साइज 40 से 50% तक बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो इंसान पहले सिर्फ एक बेसिक सा लैपटॉप लेने आया था, वो आसान किश्तों का ऑप्शन देखते ही अचानक से एक हाई एंड गेमिंग लैपटॉप खरीदने का फैसला कर लेता है। एकदम सही। ये महंगी चीजों को आम आदमी के लिए नॉर्मल बना देता है। लोगों की जो डिसीजन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, उनकी खर्च करने की लिमिट आर्टिफिशियली बढ़ जाती है और कंपनियों का सामान ज्यादा बिकने लगता है। हाँ, और कंपनियों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होती है। उन्हें उनका पूरा पैसा फाइनेंस कंपनी से तुरंत मिल जाता है। जोखिम पूरी तरह से फाइनेंस कंपनी और कंज्यूमर के बीच रह जाता है। और दुकानदार का टर्नओवर बढ़ जाता है। बिल्कुल, कंपनियों की शेयर की कीमतें बढ़ती हैं। इसीलिए तो मर्चेंट्स खुशी खुशी इन फाइनेंस कंपनियों को 2 से 4% का कमीशन देने को तैयार रहते हैं। ये तो एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन है जहां हर कोई अपना हिस्सा ले रहा है और सारा बोझ एंड में कंज्यूमर पर आ रहा है। इस पूरी चर्चा ने ना उस सबसे बड़े मिथक को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है जिसका जिक्र हमारे दस्तावेज की शुरुआत में था। आप उस मिथक की बात कर रहे हैं ना कि मैं ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ, मतलब मैं प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली यही वाला। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी का सबसे क्लासिक उदाहरण है। ईएमआई वहन करने की क्षमता और वास्तविक क्षमता दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएंगी? देखिए, जब आय में से हर महीने 5,000 रुपए निकालने को आसान मान लिया जाता है तो असल में लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता था। हाँ, वो पैसा किसी इमरजेंसी फंड में जा सकता था। बिल्कुल। वास्तविक क्षमता का मतलब ये है कि अगर आज वो प्रोडक्ट एक मुश्त नकद देकर खरीदा जाए तो क्या आपके निवेश या रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा? ईएमआई लेकर लोग अनजाने में एक अनिश्चित भविष्य के लिए आज ही एक फिक्स्ड लायबिलिटी खड़ी कर लेते हैं। तो फिर हमारे स्रोत दस्तावेज के हिसाब से एक कंज्यूमर को इस फाइनेंशियल भूल भुलैया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब कोई किसी महंगी चीज के सामने खड़ा हो तो उसे क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहली और जरूरी चीज है गणित को पूरी तरह से समझना। केवल उस मच्छर के आकार वाली मंथली किश्त को मत देखिए, कुल चुकाई जाने वाली राशि को कैलकुलेट कीजिए। मतलब टोटल रीपेमेंट अमाउंट देखना चाहिए। हाँ, और इसमें जो छुपी हुई प्रोसेसिंग फीस है, असली ब्याज दर है और अगर कभी पेमेंट लेट हो जाए तो लगने वाली पेनल्टी को भी शामिल करना चाहिए। और वो इनकम वाला जो रूल था? हाँ, इसके बाद अपनी ऋण से आय के अनुपात यानी डेब्ट टू इनकम रेशियो पर नजर डालनी चाहिए। मतलब जो ईएमआई पहले से चल रही हैं और जो नई ईएमआई जुड़ने वाली हैं, क्या वो कुल मिलाकर आपकी मासिक आय के 30 या 40% के डेंजर मार्क को तो पार नहीं कर रही? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। मतलब गणित और साइकोलॉजी दोनों को एक साथ समझना होगा। तो अगर हम इन दस्तावेजों से मिले सारे ज्ञान को समेटें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ईएमआई, क्रेडिट कार्ड या बाय नाउ पे लेटर अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये केवल फाइनेंशियल टूल्स हैं। हाँ, अगर इनका यूज किसी ऐसी चीज के लिए किया जाए जो आपकी प्रोडक्टिविटी या इनकम बढ़ाती हो, जैसे काम के लिए एक अच्छा कंप्यूटर या कोई स्किल सीखने का कोर्स, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ये बात एकदम सही है। असली प्रॉब्लम उस फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में है जो इन टूल्स का यूज इंसान की क्षणिक इच्छाओं या इम्पल्स को भड़काने के लिए करती है।
और इसके पीछे की उस साइकोलॉजिकल गेम को समझे बिना, जिसमें दिमाग एक बड़ी कीमत के दर्द को इग्नोर कर देता है, अगर इनका अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। जो छोटी किस्तें आज आसान लगती हैं, वो कल एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रेशर बन जाती हैं। स्रोत में एक बहुत ही बढ़िया लाइन दी गई थी कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं? ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये होना चाहिए कि क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है? और जानते हैं, ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। अगर हम थोड़ा फिलोसॉफिकल होकर सोचे ना, तो एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो क्या है? अगर हम अपनी आज की हर छोटी बड़ी इच्छा को तुरंत पूरा करने के लिए अपनी भविष्य की कमाई के टुकड़े कर रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में अपनी ही भविष्य की आज़ादी को किश्तों में नहीं बेच रहे हैं? यह बहुत गहरी बात कही आपने। जरा सोचिए, जब हमारा वो भविष्य वास्तव में वर्तमान बनकर आएगा, तो क्या उस भविष्य की कमाई और उस समय पर हमारा अपना कोई हक बचेगा, या वो सब पहले से ही किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक का हो चुका होगा? क्या आज की सुविधा के लिए कल की आज़ादी का सौदा करना समझदारी है? वाकई ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहरे सवाल के साथ हम आज के अपने इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं से बस यही कहूंगा कि अगली बार जब भी कोई ऐसा विज्ञापन देखे जो कहे बस इतने रुपए प्रति माह, तो एक पल के लिए रुकें, अपना गणित करें और अपनी खर्च करने की आदतों को एनालाइज करें। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।